आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सिबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान साहब, क्या हाल चाल है जनाब? बहुत काफ़ी दिन हो गए, मगर बड़ा इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है कि जी हमने कहा थोड़ा सा इसमें मिर्च मसाला, थोड़े से आग पे तेल हमें भी डालना चाहिए, तो हमने कहा आ जाए मैदान में फिर क्या हो रहा है। नहीं सर, हम मिर्च मसाला बड़े डालेंगे। इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करना है। जी हाँ जी बिल्कुल सर। एक तो वो मीडिया वाला इशू था, व्यूअर्स को भी मैं बताता चलूँ कि आज हमने पूरा एक सेक्शन रखा था मीडिया लॉस के हवाले से, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी चैम्पियन ऑफ जर्नलिज्म बन के और आज़ादी इजहार और उसके एक चैम्पियन बनकर मैदान में आए हैं। वहाँ पे अबसार साहब भी और असद तूर वगैरह सब लोगों को वो मिले भी हैं। खैर, इस पर भी तफसील से बात होगी। लेकिन शाहीन साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है पॉलिटिकल सिनेरियो, जो पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा है, बजट आया, ऐसा आया सर, सबको लड़ा दिया इस बजट ने। और आज तो बलूचिस्तान असम्बली में बाहर हमने देखा कि वो मैदान जंग बना रहा, वहाँ पर तो बाकायदा शेलिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है बाकायदा, वहाँ के हालात तो बहुत ख़राब थे। और इसी तरह की जो गोलाबारी जो हुई है, लफ्जी गोलाबारी, वो बल्कि बजट की कापियाँ भी चली हैं सेनेट के अपना फ्लोर ऑफ द हाउस। तो सर ये सिचुएशन भी बड़ी अजीब सी है। पहले कमेंट मैं आपका ले लेता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो अपोजिशन है, इनके पास हथियार खत्म हो गए हैं, मुद्दे खत्म हो गए हैं, यानी इनकी क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो भी उसमें भी जान नहीं है? ये इशू जो है ना, करंट पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, बड़ा तेज़ी आई हुई है। इसी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा मेन मीडिया सब्जेक्ट जो है मेन मीडिया पे था, लेकिन उसको करते हैं अभी। ये जो तेज़ी इतनी आई हुई है, देखिए ये एक डेस्परेशन की सिचुएशन है। एक तरह से इतनी बड़ी अपोजिशन है, बेचारों ने हर तरह का क्या कहते हैं हरबा इस्तेमाल कर लिया, कहीं कोई उनकी दाल गली नहीं। आखिर वक्त में आके नो कॉन्फिडेंस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पे भी डाल दिया, वो भी उनको फिर वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पता था कि ये क्या होगा, रिजल्ट तो निकलेगा तो और तो बदनामी होगी और शक्ल ख़राब होगी उनकी, वो भी वापस लेना पड़ा। तो एक शुरू उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, और अब हम मौजूद हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें भी उछलना कूदना नाचना गाना आता है, ये सिर्फ ये शो था। मकसद इसका कोई नहीं है कि जी इसको किसी को गवर्नमेंट को रोकें या बजट को पास ना होने दें या ना पास कर सकें या कोई और वो गवर्नमेंट को गिरा दें या कुछ भी, ये कोई इसका मतलब, लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ प्रेजेंस था। गाली गलौज करना है, अपनी तकरीरें करना है, दिखाना है बड़े मर्द आहान है हम सब बाकी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ें जो मैंने नोट की, वो लोग भी उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि ये जब अपोजिशन का पहला शो हो रहा था, जिसमें वो आँख वाँख किसी की उन पे लग गई, चोट लगी और किताबें फेंकी गई और बजट फेंका गया, उसमें हमारे बाबर अवान साहब जो हैं, बड़े वो इम्पोर्टेंट वो हैं, उन्होंने ये कहा कि जी बार बार नून लीग के लोग जा रहे थे बाहर और वहाँ पे फ़ोन कॉल अटेंड करके वो फिर आके वो शोर ज़ोर शोर से ज़्यादा शोर मचाते थे। वो कहीं से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। अब वो ये नहीं कहा उन्होंने कि कहाँ से ले रहे थे, मगर जाहिर है या तो मरियम साहिबा से ले रहे होंगे या लंदन कॉल कर रहे होंगे या जो भी है। तो एक तो ये पॉइंट आया कि जी ये शो डायरेक्ट हो रहा था, डायरेक्टर्स कहीं और बैठे थे और ये प्लेयर्स एक्टर्स अंदर थे। दूसरा, आज मैंने भी ये भी सुना कि ये जैसे ही अचानक शो शुरू हुआ था और इतना गर्मी आई थी, उसके बाद अचानक ही ख़त्म हो गया, झाग की तरह बैठ गया, वो भी किसी न किसी की कॉल आई। अच्छा, कॉल आई, या कॉल आई, और उस कॉल पे जब सुनी लोगों ने कॉल, तो फिर वो सारा का सारा एकदम ठंडा हो गया और सब ठीक हो गया। तो अब वो किसकी कॉल आई वो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ऑफिशियल जाहिर है कि लोगों का मतलब ये होता है कि जी कहीं ना कहीं पिंडी से आई होगी, GHQ से आई होगी, पारा से आई होगी, कहीं से आई होगी, जो भी यानी। लेकिन वो कॉल इतनी इम्पोर्टेंट थी या इतनी ज़ोरदार थी या इतनी भारी थी कि वो सारा का सारा मसला बैठ गया।
अब ये 2 पॉइंट अभी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है कि क्या वाकई क्या फैक्ट क्या है, लेकिन ये स्पेकुलेशन हो रही है और मीडिया में खुलेआम हो रही है। तो ये कॉल जो आई इसका मतलब आप ये समझ लें कि जी ये अगर तो मरियम साहिबा वहाँ से बैठ के नचा रही थी अपने गुड्डों को गुड़ियों को, तो एक वो था, और दूसरा तरफ से जब कॉल आई तो फिर सारा बैठ गया। मतलब ये कि ये एक कॉल की मार है सारा अपोजिशन और ये जितना भी शोर शराबा है सारा बस। और ये कॉल जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनको आती रहेगी, और जब भी मौका आएगा वो कॉल आएगी तो वो सारे वोट भी पलट जाएंगे, बजट भी पास हो जाएगा, अपोजिशन हार भी जाएगी, जीत भी जाएंगे, सारा कुछ होगा। काम वही चलेगा जो वो काम चलाने वालों ने चलाना है, बाकी ये शोर मचाते रहे, कुछ नहीं होगा इससे। शाहीन साहब, मीडिया सेक्शन है और इसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जो शाम को जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और अगर किसी ने कोई बात कही है मीडिया के अंदर तो हम उसको ऑब्वियसली एनालाइज करें, अगर अच्छी की है तो अप्रिशिएट करें, अगर बुरी है तो ऑब्वियसली हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, चाहे हमारे वो अपने दोस्त क्यों नहीं है। आप गवर्नमेंट मीडिया लॉज लेकर आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है इनको लेकर, और ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं सियासत से जुड़े हुए हैं और अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो भी शोर मचा रहे हैं और यूनियंस भी शोर मचा रही हैं। अच्छा, आपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस भी किए थे। एक तो कैटेगरीज ऑफ मीडिया इश्यूज आर डिफरेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। देखिए देखिए इस पर बात इस तरह करते हैं कि मीडिया जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, वो तो अलग चीज़ है, उसमें तो रोज़ाना का हिसाब से करते रहेंगे, लेकिन ये जो मीडिया का अथॉरिटी बनाने की जो बात है और जो एक कॉन्सेप्ट पेपर जो गवर्नमेंट कहती है वो हमने पेश किया है, अभी लॉ एक ऑर्डिनेंस भी उन्होंने ड्राफ्ट शायद बनाया है, उसका क्या हुआ अभी तक पता नहीं, लेकिन ये एक बड़ी सीरियस सब्जेक्ट है और इसमें बड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए और इसको पूरा डिटेल्ड कंसिडरेशन चाहिए इसका कि ये पूरा इशू है क्या, और इसको जल्दी और एक अपने एक पॉलिटिकल मकसद के तौर पे या किसी और ख़ास एक टारगेट करके इसको नहीं करना चाहिए। मैंने जो पॉइंट्स लिखे भी थे और मैं उसको एक आर्टिकल में भी उसको एक दो दिन में लिखूंगा ताकि उसको रेफरेंस भी रहे। देखिए, ये मीडिया के इश्यूज जो है ना, ये कैटेगरीज जैसे आपने भी पढ़ा, कैटेगरीज जो है ये अलग अलग है सबकी। ओनर्स जो है ना ये एक कैटेगरी है और इनके इश्यूज अलग हैं, इनका हल का तरीका अलग है। ओनर्स में सारे ये आते हैं आपके आजकल तो मतलब टीवी के ओनर्स और अखबारों के ओनर्स सब एक ही हैं, तो वो सारे ओनर्स उसी में आ जाते हैं। मगर अखबारों के प्रॉब्लम्स अलग हैं, टीवी के और मीडिया के अलग हैं, और जो तीसरा सेक्शन है जो सोशल मीडिया है उसके प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं। तो ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको इकट्ठा करके एक लाठी से हाँकना जो है ना वो मेरा ख्याल सही नहीं है। अब इनका जो है ओनर्स जो हैं उनकी क्या पोजीशन है और उनकी क्या वो चाहते हैं और किस तरीके से वो हैंडल करेंगे ये जो लॉज आ रहे हैं या पहले जब जितने आए थे, उसका मैं आपको मैंने आपको एक वो भेजा था क्लिप, एक है बिल्कुल 2-3 मिनट का वो क्लिप है, वो आप सुनाए और मेरा ख्याल है दो दफा अगर आप सुना देते हैं। एग्जैक्टली पूरी मीडिया ओनर्स जो है ना, मालिकान जो है, उनके मालिकान की जो है ना इंटरेस्ट जो है वो क्या है और वो किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो उसमें बड़ा क्लियर है कि जी हम कभी नहीं मानेंगे कोई सा लॉ, हमें ये आप, और वो उनकी आवाज़ भी है उनके चीफ स्पोक्समैन है नजीम सेठी साहब की, तो वो सुना दे, फिर उस पर बात करते हैं फिर। हाँ कि जी अच्छा जी, फिर ये तय हो गया जी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना के लाए, लो जी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना के ले आए, अच्छा जी ये ठीक है, अब ये जी कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, एक कमेटी बनेगी, कमेटी के अंदर गवर्नमेंट की ये कोशिश होती थी कि गवर्नमेंट के नॉमिनीज हों, मतलब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी फलाना, सेक्रेटरी फलाना, सेक्रेटरी फलाना, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, जिसका कोई ना कोई किसी चीज का ताल्लुक है वो सबको ठोक देते थे। हमारी ये होती थी कि हम तो लेने किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम तो खुद अपने आप को रेगुलेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ झगड़ा हो जाता था, फिर ये होता था वो कहते अच्छा असं 2 बंदे काट देने हैं, तो
4 बंदे तो साढ़े रहन दो, असं कहना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी कुछ महीने चलते थे, इसके ऊपर हम वापस जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। इवेंचुअली जाके कुछ ये भी हम नहीं कह सकते थे कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, होना चाहिए, वो दुखी पार्टी है, उनके कंप्लेंट्स, वो कहते थे हमारे कंप्लेंट्स कौन एड्रेस करेगा। चलो जी मान लिए। अगला सवाल, चलो जी 2 बंदे 3 बंदे उनके हो गए, 7-8 हमारे हो गए। अगला सवाल कि अब ये एक कमेटी बैठेगी कहाँ, इसका कोई ऑफिस होगा, ये 24 आवर चलेगी, कंप्लेंट्स आएंगे, वो कानून कौन से होंगे कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कौन फाइन करेगा, उसकी हैसियत क्या होगी, वो फिर हाई कोर्ट के आगे जाएगा, नहीं जाएगा, जा सकता है कानून के तहत, नहीं जा सकता, वो सारी चीजों के फटे पड़ जाते थे। हमारी यही कोशिश होती थी कि किसी न किसी तरीके के साथ कमेटी ऐसी ना बने जो इफेक्टिव हो और जो हमारे ऊपर किसी किस्म की लगाम डाले, मगर हम ये कह तो सकते नहीं थे। तो हम यही कहते थे कि जी ये नहीं। आखिरी स्टेज ये आती थी कि जब वो हुकूमत की कुछ ना कुछ बात तो माननी पड़ती थी, तो आखिरी स्टेज ये आती थी कि हम कहते थे कि मगर जी देखिए, अगर आप ये कमेटी आपने चलाई तो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कहती बिल्कुल हम देते हैं, सारा खर्चा हम उठाते हैं। तो हम कहते थे ये तो मंजूर नहीं, देखा ना, और पैसे तो आपसे ले लिए तो फिर हमारा इंडिपेंडेंस कहाँ रहा। तो गवर्नमेंट कहती अच्छा फिर तुम आप पे कर लो, ठीक है जी हम आप पे करते हैं। वो दिन और आज का दिन अपे शप्पे कोई नहीं करते इसे। हम अपने ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारी और लगाम मीडिया वाले लगाने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। और अब तो उस पुराने जमाने में तो एटलीस्ट अदलिया जो थी वो कम से कम कोई थोड़ा बहुत तो मीडिया को टाइट करती थी, जबकि मीडिया को गड़बड़ करता था। मगर उस वक्त प्रॉब्लम नहीं था कि अदलिया सारी की सारी एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ी होती थी, सारा वक्त हमें ले जाती थी, धरती थी, सब कंक्लूजन तो नहीं निकलती थी, वो तंग बड़े करते थे। अब अदलिया भी आजाद हो गई, अब मीडिया भी बड़ा स्ट्रांग हो गया। इस सूरत के अंदर गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाएगी वो नहीं चलेगी, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी वो नहीं चलेगा, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा एज इंक्रोचमेंट। मतलब अगर ये इवन इन बॉडीज के लोग अगर सीपीएन और ये लोग जो हैं ये हम लोग, हाँ, मतलब आप लोग ही हैं ना, हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग चलाएंगे ये बात को, हम हर बात जो कहेंगे हाँ 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 करके आ जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। और इवेंचुअली ये काम जो है हमने खुद ही करना है, हमें खुद ही एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी है। देखिए शाहीन साहब, नजम सेठी साहब ने तो सब कुछ ही बता दिया कि कैसे निगोशिएशंस की जाती हैं। देखिए नजम सेठी साहब की जो बात आप सुन लें कि जी ये होता है हमसे, वो कहते हैं, हम कहते हैं उनसे ये होगा, कितने महीने गुजर जाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा आप लिख के लाएं, हम लिख के ले जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा जी पैसे कौन देगा, फिर ये करेगा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी अच्छा जी फिर पैसे तो आप गवर्नमेंट देगी, तो हम तो नहीं मानते, और वो गवर्नमेंट कहती है आप दे दो, कहते हैं हाँ जी हम देंगे, और फिर वो कभी नहीं होता और हम कभी करेंगे नहीं। मतलब साफ उन्होंने कह दिया कि जी ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब हम टाइम ज़ाया करेंगे आपका भी और सबका, और कभी हम कोई कानून नहीं मानेंगे। ये तो है मालिकान की पोजीशन, समझे साहब। अब इसको देख के आपने कानून बनाना है कि जी इस पोजीशन में आप इनको कैसे इस लॉ के और अथॉरिटी के तहत लाएंगे। अच्छा, दूसरे जो है अब आप आ जाए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं या पार्टीज हैं, कैटेगरीज हैं, वर्कर जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक के अलग हैं और प्रिंट के अलग हैं। प्रिंट वालों के लिए आपको याद होगा कि जी वेज बोर्ड बने हुए हैं, और वो वेज बोर्ड भी जब बने थे तो वो पूरी यूनियन उसमें इन्वॉल्व हुई थी, और वो उसके इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वो सारा कुछ लॉ मौजूद है और वो चल भी रहा है, किसी न किसी शक्ल में चल रहा है। अब ये बीच में आ गए ये इलेक्ट्रॉनिक के लोग, जो एंकर्स हैं और उनके कैमरामैन हैं और उनके वो जो हैं बाकी लोग हैं एडिटिंग वाले, स्टूडियो वाले। अब इन सबको आप एक जगह अगर आप कर देंगे और एक ही लॉ बना देंगे सबके लिए, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये पहले आप सोच लें कि ये जो एम्प्लॉयज़ वर्कर, जो न्यूज़पेपर के एम्प्लॉयज़ जो थे, इनको हमारी पुरानी लीडरशिप जो थी, और मैं उनसे बड़ा सख्त इस पर अपोज करता था कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, कि आप जर्नलिस्टों को अलग रखें और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे आपके इंजीनियर्स हैं या पीएन्स हैं या और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, अखबार, किसी भी अखबार में बेशुमार हर तरह के लोग काम करते हैं। अब वो सारे के सारे सहाफ़ी नहीं बन जाते, और इन्होंने बना दिया उसको, क्योंकि उन्होंने वोट ले रहे थे हमारे पुराने लीडर्स ने। तो उस इलेक्ट्रीशियंस तक को बना दिया, इलेक्ट्रिशियंस को जी हाँ जी। अब वो उसमें पीएन जो थे, वार्ड बॉयज जो थे, वो थे सारे प्रिंटिंग प्रेस के लोग जो थे,
वो मशीन वाला, वो इंक वाला, वो सब फोरमैन वो सब के सब जो है ना, तो वो इतने बहुत ज़्यादा लोग हो गए उसमें शामिल कि मालिकान ने कहा कि हम ये इनको तो वेज बोर्ड नहीं दे सकते, और वो सही कहा उन्होंने। और फिर वो उसकी वजह से जर्नलिस्टों के भी फंस गए काम, और वो फिर बहुत अरसा चलता रहा, लड़ाई अभी तक चलती रही। अब इन्होंने ये कर रहे हैं, अगर इसमें ये कर देंगे कि जी इसमें मीडिया टीवी वालों को भी शामिल कर देंगे, तो ये और एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा, और इसको हैंडल करना फिर किसी के बस में नहीं रहेगा। सर ये जो जंग थी, ये खैर जब ये लाहौर प्रेस क्लब या दीगर प्रेस क्लब है, वहां भी ये मसला रहा कि जो टीवी का जर्नलिस्ट है उसे जर्नलिस्ट नहीं मानते थे। ये बहस काफ़ी देर से है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टीवी का जर्नलिस्ट है जब टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम में बैठता है तो सर उसकी लाइन ही डिफरेंट होती है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात उस तरह नहीं करता या ऑपोजिशन के साथ मिलकर बात करता है, उसकी अपनी एक लाइन है, उसने कहीं ना कहीं से वो लाइन ली हुई है। लेकिन सर जब यूट्यूब पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, उसका हमें एक नया रूप नजर आता है। तो मालिकान चाहे जो वजन नहीं उठा सकते या अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं, बल्कि सर अगर आप इजाजत दें, मुझे कल किसी मीडिया ऑनर का किसी का फोन आया, उन्होंने कहा जी कि आप हमारे लिए लंदन से काम करें। मैंने कहा जनाब जो मैं बोलता हूं आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और आपने मुझे दूसरे दिन कहना है सर अस्सलाम वालेकुम, हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने की है, और इसमें मैंने भी अपने पॉइंट्स में भी ये लिखा था। एक तो यह कि आप टीवी पे बैठ के जब अपने प्रोग्राम कर रहे हैं और वो टीवी के मालिकान की इंटरेस्ट कुछ और हैं और आपके इंटरेस्ट कुछ और हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक कह रहे हैं, एक तो ये बात होती है ना। और जब आप बाहर निकलते हैं, जाके सड़क पे खड़े होकर करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं या सोशल मीडिया पे करते हैं, वो फिर आप अपनी मर्जी के जो भी करते हैं। इन दोनों में लाइन डिफाइन करना, ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं टीवी मीडिया में, तो एज ए जर्नलिस्ट आपको फ्रीडम है, आप जो मर्जी कहें, मगर वो फिर आपको अपने मालिकान की पॉलिसी के मुताबिक कहनी पड़ेगी। अगर आपको वो अलाउ करते हैं कि जी आप गालियाँ दें तो आप दें, ठीक है, वो भुगतेंगे और आप भुगतेंगे, लेकिन नहीं अलाउ करते तो आप नहीं दे सकते। लेकिन जब आप जाके सोशल मीडिया पे या सड़क पे खड़े होकर आप तकरीर करते हैं, वहाँ यू आर स्पीकिंग एज एन इंडिविजुअल सिटीजन, यू नॉट एज ए जर्नलिस्ट। वहाँ आपके राइट्स वो नहीं हैं जो आपके एज ए जर्नलिस्ट इनसाइड द स्टूडियो होते हैं या अखबार में जो लिखते हैं वो होते हैं। मगर हमारे यहाँ होता ये, करते ही हैं लोग कि अपने आप को जर्नलिस्ट कह के फिर वो सड़क पे खड़े होकर गाली देते थे। ये इसमें क्लियरली एक डेफिनेशन होना चाहिए कि जब आप एज ए प्राइवेट सिटीजन बात करेंगे, सोशल मीडिया पे भी जब आप बात करेंगे, तो वो लॉज डिफरेंट होंगे, आप पे अप्लाई होंगे। और फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द मीडिया के लॉज जो है वो डिफरेंट है, वो जब आप मीडिया पे बैठ के बात करेंगे तब होगा। तो ये एक सोशल जो मीडिया और ये जो यूट्यूब वगैरह आ गए, ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी आ गई है, इसको आप मिक्सअप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। क्योंकि इस पर जब आप पाबंदी लगाएगी गवर्नमेंट या जो भी लगाएगा, वो फिर दुनिया भर में एक इशू खड़ा होगा कि जी आप कैसे यूट्यूब पे या ट्विटर पे या इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये तो सबको अवेलेबल है और सबके पास राइट्स है, और उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसमें सारे लोग शामिल हैं, तो वो अलग इश्यूज खड़े होंगे। लेकिन इन सबको इकट्ठा ना करें आप, और ये आप कर नहीं सकते। तो ये बड़ा सोच समझ के करने की बात है, इसमें बड़ी डिटेल चाहिए, लेकिन तो अपने बहुत ब्रीफ। सर इसमें एक और मैं बात ऐड करता चलूँ, मुझे याद है अबसार आलम साहब जब दुनिया टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ थे, तो सर बाकायदा लाइन दी जाती थी कि यार ये कहना है, ये नहीं कहना, जरा प्रो नवाज शरीफ रहना है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और फिर हमने वो वक्त भी देखा, अब रिसेंटली ये जो बहरिया टाउन वाला वाकया हुआ, बाकायदा टेलीविजन प्रोग्राम्स हक में करवाए गए हैं, तो लाइन सर दी जाती हैं। रेड लाइंस की बात कर लेते हैं। हामिद मीर का जो इंसिडेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबको लेकर बैठे हुए थे, असद तूर, हामिद मीर, अबसार आलम। तो सर ये रेड लाइंस का तयन करना बड़ा जरूरी होगा कि आप नेशनल इंटरेस्ट में रेड लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे देन यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये यानी जो पहले मैंने बात की ना कि मीडिया की मालिकों की और जो टीवी चैनल्स की, उनकी रेड लाइंस अलग है, उनकी एक जो वो आपको फॉलो करनी पड़ती है जब आप वहाँ बैठते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं वहाँ पे से, तो फिर आप अपनी बात करते हैं, उसमें मीडिया का कोई ताल्लुक नहीं होता ओनर्स का या चैनल का। मगर वहाँ आपके लिए रेड लाइंस फिर अलग हैं, और वो होनी
चाहिए, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है कि जी ये काम आपने नहीं करने, और कोई सिटीजन नहीं कर सकता, कि नहीं, ये मीडिया के ऊपर नहीं बात कर रहा मैं, कोई भी सिटीजन पाकिस्तान का ये काम नहीं कर सकता। अब एज ए जर्नलिस्ट अगर आप खड़े होकर वो काम बाहर खड़े होकर करना शुरू कर दें तो वो आपको क्यों नहीं पकड़ा जाएगा भाई? क्यों, कैसे आपको फ्रीडम हो गई? क्योंकि आपका नाम के साथ जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, मगर काम आप कर रहे हैं वही जो मना किया गया है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होने की ज़रूरत है, और इसमें मुझे कोई वो नहीं है। रेड लाइंस जो अलाउड है, बनी हुई है, वो होनी चाहिए, उनको फॉलो होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मगर रेड लाइंस भी एक मुनासिब होनी चाहिए। रेड लाइंस ये नहीं है कि जी हर चीज़ पे पाबंदी आप लगा दें। लेकिन सर डेफिनेशन, हाउ वी कैन डिफाइन अ जर्नलिस्ट? वो लोग जो आज यूट्यूब पे बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हम तो सहाफत कर रहे हैं, और ये तो ये जो आया है ना यूट्यूब वगैरह का और जो सोशल मीडिया का, इसको कहते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, ठीक है? इसकी एक कैटेगरी अलग बन गई है। अभी आपको याद होगा कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा केस आया था, वो जो एक अफ्रीकन अमेरिकन साहब थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनको गर्दन पे पाँव रख के उनको मार दिया पुलिस ने। उसकी वीडियो एक लड़की खड़ी थी थोड़ी दूर, उसने बनाई, इत्तेफाक से वो खड़ी थी और उसने वीडियो बन गई वो, और बड़ी वो क्लियर, और दुनिया भर में वो फैल गई वो वीडियो, और उसकी वजह से उन पे केस चला और उनको सजा हो गई। अब पुलित्जर प्राइज दिया गया है उस लड़की को उस वीडियो की वजह से, कि ये टाइम पे, मगर वो जर्नलिस्ट तो नहीं है वो लड़की, वो ये नहीं कह सकती कि जी मैं जर्नलिस्ट हो गई हूँ या पुलित्जर प्राइज मुझे मिल गया तो मुझे वो, क्योंकि एक सही वक्त पे, एक सही टाइम पे और एक सही कैमरे में डॉक्यूमेंट उसने किया, डॉक्यूमेंट कर लिया वो, तो वो चल गया काम। इनको सिटीजन जर्नलिस्ट कहते हैं। इनके लिए लॉज और रेड लाइंस अलग हैं और होनी भी अलग चाहिए। ये मीडिया की फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, इनकी फ्रीडम भी है, जहाँ तक अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद यानी फ्री फॉर ऑल तो नहीं हो सकता ना। शाहीन साहब, किस्सा निक सदी का है और बहुत दिनों के बाद मेरा फेवरेट सेगमेंट है, और बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार भी रहता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ आपसे जो है ना वो निकलवाऊं माजी की जो यादें हैं। सर, आपका एक कॉलम था फ्रॉम द पार्लियामेंट जो आपने लिखा, द लास्ट कॉलम ऑन द लास्ट डे। ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपकी इजाजत से बता देता हूँ। उस सब भी हालात यही थे, धींगा मुश्ती हो रही थी जिससे आजकल सब जब हो रहा है, और उस वक्त बेनज़ीर का टाइम था, आज इमरान खान साहब का टाइम है, असेंबली के अंदर भी लड़ाई हुई, किताबें चली, बाहर भी हमने देखा। तो सर ये कॉलम शेयर करें हमारे साथ। 31 साल पहले ये कॉलम लिखा गया था, 31 ईयर्स अगो, और जून में ही बजट सेशन। और आपकी इजाजत से सर अगर पहली लाइन में पढ़ दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने लिखा कि दिस इज माय लास्ट कॉलम ऑन द लास्ट डे ऑफ द लास्ट सेशन ऑफ द असेंबली, सॉरी द बजट सेशन ऑफ द असेंबली, आई एम राइटिंग this with full authority of ignorance, to borrow the phrase. जी, उस वक्त मैं पार्लियामेंट्री गैलरी लिखता था और ये मैंने लिखा था, आखिरी दिन था बजट सेशन का, बजट पास हो गया था, लेकिन इतना हंगामा शोर शराबा हुआ और सब ने प्रिडिक्ट किया था कि बस ये आखिरी सेशन है। तो मैंने भी अपना कॉलम यही लिख दिया कि जी ये आखिरी सेशन का आखिरी दिन का आखिरी मोमेंट्स है और इसके बाद ये असेंबली फारिग है। और लोगों ने कहा भी, पढ़ा भी, इत्तेफाक देखेंगे जी वो वाकई आखिरी सेशन का आखिरी दिन का आखिरी कॉलम ही साबित हुआ, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद अगस्त में असेंबली जो है ना वो फारिग कर दी गई। ये 90 की असेंबली जो बेनज़ीर की पहली असेंबली थी, और उसमें अच्छा याद मुझे ये इसलिए आया, और इत्तेफाक से मेरे पास जो है ना कॉलम मैंने पुराने लिखे थे, उनकी ओरिजिनल कटिंग तकरीबन सारी की सारी कई सालों की मौजूद हैं, मैंने अपने पास प्रिजर्व की हुई है। तो मैंने ढूंढा तो वो मुझे मिल गया, तो मैंने फिर उसकी तस्वीर भी लगी। बिल्कुल यही हो रहा था। अब की उसकी रेलेवेंस ये है कि जी ये जो कुछ हो रहा था उस वक्त, तो ये जो कुछ किया गया और उसके बाद असेंबली फारिग हो गई। अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोशिश यही है इन लोगों की, ये असेंबली किसी तरीके से फारिग हो जाए, चाहे तोड़ दी जाए या तोड़वा दी जाए या इतना गन मचाया जाए कि ये कोई ना कोई आगे तोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अब। और सर रवैये भी तो हैं, ये माजी में रवैये हमेशा से इसी तरह रहे। ये वही 31 साल पहले भी वही था और आज भी वही है, वही लोग भी वही हैं। शेख रशीद उस असेंबली में भी थे, उन्होंने यही बातें की थी और आज भी वो यही बातें कर रहे हैं। तो हम बैठे हुए 30 साल से इन्हीं लोगों को लिख रहे हैं और भुगत रहे हैं, और हम उधर के उधर ही है, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि सर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। मीडिया सेक्शन भी हमारा, मुझे तो बल्कि खैर बहुत सारे पॉइंट्स उसमें है। मेरा ख्याल है कि हम एक और शो भी करेंगे मीडिया के ऊपर,
और मजीद पूरे डिटेल में करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जर्नलिस्ट कौन है और कौन नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं, जब पैमरा की चेयरमैनशिप मिलती है तो कहते हैं कि आज के बाद मैं सहाफत नहीं करूंगा, और बाद में फिर वो सहाफी बन के और कहते हैं मेरा आर्टिकल नहीं छप रहा। हामिद मीर साहब सर बाहर के अंग्रेजी अखबारात के लिए लिख रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। वो ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर कोई एक हीरो बन जाते हैं ना, तो हर एक आपको कहता है। मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैंने लड़ाई करके मुशर्रफ साहब से बाहर आ गया था 2002 में। ये जितने बड़े बड़े अखबार थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो LA टाइम्स, सब में आर्टिकल छपे थे। और मैंने कहा भाई क्यों, इसलिए कि वो एक इशू था ना। उसके बाद जब मैंने कहा यार ये आर्टिकल आपने छाप लिए, कोई और दोबारा भी छापेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, दोबारा आप जरूरत नहीं है आपके, आप काम करें जो करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था और काफी दिनों के बाद शाहीन ज़बाही साहब से साथ ये डिस्कशन हुई। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी अब कोशिश होगी शाहीन साहब की और मेरी कि हम इस प्रोग्राम को रेगुलर करें, और सियासत तो गर्म है और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को भी हम आगे लेकर चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और शाहीन ज़बाही साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफिज़।